हज़रात का शुक्रिया आप तशरीफ़ ले आए। मैंने 2 दिन पहले एक टॉक की थी, तो उसके ऊपर काफ़ी सिलसिला चल पड़ा सोशल मीडिया पर, बहस तमीज़। तो मैं बड़ी वज़ाहत से कहना चाहता हूँ कि मैंने उसके शुरू में ही कहा था कि पार्टी का इससे कोई मसला नहीं है और ना मैं पार्टी को इन्वॉल्व करना चाहता हूँ। और फिर मैंने मज़ीद कहा था कि ये मेरी इनफरादी गुफ्तगू है जो मैं अपने तजज़िये के तौर पर भी कौम के सामने रखना चाहता हूँ कि क्या हो रहा है, क्या होने जा रहा है और जो नहीं होना चाहिए। ये मैंने ये बातें की थी। तो उसमें मैंने पार्टी का भी इस सिलसिले में अपना एक मौक़िफ़ है और वो मरियम औरंगज़ेब ने जो बात की कि वाकई वो तर्जुमान है पार्टी के। मैं तो तर्जुमान नहीं हूँ, मैं अपनी राय का इज़हार करते रहता हूँ। और जहाँ तक उन्होंने कहा कि ये मौक़िफ़ पार्टी का है या नहीं, इससे उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की। इसलिए मेरा मौक़िफ़ और मरियम औरंगज़ेब के मौक़िफ़ में कोई फ़र्क नहीं है, एक ही बात है। मैं चूँकि ये एक दौर भी है तजिया करने का, तो उसमें मैं अपना मौक़िफ़ बता रहा था। हमारी जो फोर्सेस हैं, जो सर्विसेज जिनका नाम रखा गया था आर्म सर्विसेज, तो मैं उनको याद दिला रहा था उनकी हैसियत भी और जो आइन के अंदर उनकी ज़िम्मेदारियाँ हैं। वो आगे जाएंगे तो उनके लिए भी मुश्किलात होंगी और उसके ऊपर मैंने ज़रा बाजवा साहब का भी ज़िक्र किया, दूसरे हज़रात का भी ज़िक्र किया। और मैं आपकी खिदमत में ये अर्ज़ करूँ कि ये मेरा मौक़िफ़ आज का नहीं है। मैं जब बार बार कह रहा हूँ कि ये मेरा 1964 से मौक़िफ़ है। जब मैंने अयूब ख़ान की जलसों में भी गया और उसके कन्वेंशन जो होते थे उनके अंदर भी गया, मादर मिल्लत के रेलवे स्टेशनों पे इस्तकबाल के लिए भी गया। तो ये वो उसके अंदर फिर मेरे मौक़िफ़ के अंदर पुख्तगी आती गई। वो ये था कि जो फ़ौज है वो अगर मुल्क के मामलात में मदाखलत करेगी तो ये खिलाफ आइन होगा। और ये मौक़िफ़ स्ट्रांग होता गया हालात और वाक़यात के ज़रिए। अब देखिए मैं अयूब ख़ान साहब से भी मिलता रहा हूँ और उनसे बहुत सारी बातें मैंने की। अब इसी तरीके से ज़िया-उल हक़ साहब से भी मैं मिलता क्या रहा हूँ, वज़ीर भी रहा था। इसी तरीके से परवेज़ मुशर्रफ भी उन मीटिंगों में मौजूद होते थे। तो इस सब के साथ कोई ना कोई एक ताल्लुक़ जो है वो रहा है। तो और मुझे समझने के मौका मिला है। मैं एक बात पे कायम था और आज तक कायम हूँ कि एस्टेब्लिशमेंट ने एक शानदार मुल्क की उठान को तबाही के किनारे पे पहुँचा दिया और उनको मैं कहता हूँ कि उनका कोई रोल नहीं होना चाहिए। ये मैं नहीं कहता, आइन भी कहता है। देखिए ना, मशरक़ी पाकिस्तान वाले इख्तलाफ करते करते उनको मारा गया, उनकी लाशें सड़कों पे पड़ी थी, पलटन मैदान में, ढाका में, राजशाही में, चट्टागांग में। तो ये सारा मामलात हमने आँखों से भी देखी हैं। फिर वो हमसे जुदा हुए तो वो आज तक भी वो भी पछताते हैं और हम भी पछताते हैं। लेकिन
अगर किसी को पछतावा नहीं आया तो वो हमारी फौजी क़यादत थी। फौजी क़यादत का उनका तो शौक़ पूरा हो गया कि वो मुल्क दूर था तो उनको कंट्रोल करना मुश्किल था, बल्कि उन्होंने इनको कैदी भी बनवा दिया और इंडिया के साथ खड़े हो गए। और मैं ये भी कहता आया हूँ कि इंडिया हमारा एनिमी नंबर 1 है। वो हर हालत में पाकिस्तान को डिसमेंबर करना चाहता है। वो उसकी ये जो ख्वाहिशात थी वहीं पे वो सेटिस्फेक्शन नहीं हुई उसे, वो अभी हमें डिसमेंबर करना चाहता है। तो हमारी जो सियासी क़यादतें हैं उनके तो पर बंधे हुए होते हैं। आज तक मैं उनको कोई बहुत ज़्यादा ये नहीं कर सका कि वो बहुत बड़ी क़यादतें थीं जो इन्होंने पैदा की। अयूब खान ने या याहिया खान ने या ज़िया-उल हक ने या परवेज़ मुशर्रफ ने, इन्होंने जो किया वो उसके वजह से ये मुल्क तबाह हो गया। ये कोई छोटी सी बात नहीं है। किसी एक जनरल को, किसी एक ब्रिगेडियर को मुल्क तोड़ने के अंदर मुलव्वस ही नहीं किया गया। वो सारा हमें लड़ाने के लिए हमने कहा भुट्टो ने तोड़ा है, तो वो बज़ाहिर उसको वक्ती तौर पर को हुकूमत भी मिली। तो ये एक मेरा मौक़ा पड़ा, उसके अंदर तसलसल है, पूरी ज़िंदगी का तसलसल है। मैंने कभी भी ये किसी जगह पे इससे मैं पीछे नहीं हटा। मैं अगर ज़िया-उल हक की गया था तो ये उसने कहा कि मैं 1 साल में इलेक्शन कराने हैं और मुझे इलेक्शन कराने के लिए सिविलियन की सपोर्ट की ज़रूरत है। जब उन्होंने इलेक्शन ना कराए मैंने इस्तीफ़ा दे के घर वापस आ गया। तो ये उस तसलसल के अंदर अगर किसी को एतराज़ भी नहीं होना चाहिए, पार्टी का अपना एक मौक़िफ़ है। और मेरी सारी ज़िंदगी में के अंदर मेरी भी एक हैसियत है। मैं पार्टी के अंदर तो ओहदेदार हूँ नहीं, और हकीकत से मुझे होना भी नहीं चाहिए। मैं उस पार्टी का 7 साल 6 साल एक्टिंग प्रेसिडेंट रहा हूँ। अब मैं क्या बनूँगा वहाँ पे। अब मेरी हैसियत यही है कि मैं बाहर बैठ के अपनी पार्टी को भी जो मुझसे पूछें उनको भी बताऊँ, जो कौम की ज़रूरत है वो भी बताऊँ। आप अंदाज़ा करें, जो मैंने कहा था कि ये इलेक्शन हमेशा कराते आए हैं, या तो मुझे कोई कहे कि आप झूठ बोलते हैं। 70 का इलेक्शन हम कहते हैं, इमरान खान साहब कहते हैं कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन था। मैं सबूत उसको दे देता हूँ। असद उमर के वालिद साहब जो हैं जनरल उमर साहब, वो उसके के तकरीबन वज़ीर आज़म थे। उन्होंने पार्टियों को पैसे भी दिए, जमात इस्लामी को, मुस्लिम लीग कन्वेंशन को, मुस्लिम लीग काउंसिल को, पीपल पार्टी के साथ दूसरा जनरल का काम कर रहा था। तो कोई इलेक्शन उन्होंने जब तक कंट्रोल ना आए उन्होंने वो इलेक्शन नहीं कराए। 70 का इलेक्शन भी याहिया खान ने आज़ादाना नहीं होने दिया था। और पार्टियां भी, जमात इस्लामी के अलावा और पार्टियां भी थी, निज़ाम इस्लाम पार्टी थी, पीडीपी थी। ये तमाम जो हैं उनको इनडायरेक्टली कंट्रोल करने की कोशिश की थी। फिर जो रिज़ल्ट उनकी मर्ज़ी के मुताबिक ना आए, मुजीब शेख को ज़्यादा वोट मिल गए, तो फिर उसका आपने असम्बली का इजलास नहीं बुलाया। जब असम्बली को आपने नहीं बुलाया, एक लिहाज से तोड़ दिया, तो फिर पाकिस्तान टूट गया। आइन टूटा तो पाकिस्तान टूट गया। तो अब ये कहना कि वहाँ पे हम लोगों ने, लेकिन हम उसी साइड पे खड़े थे। हम जमात इस्लामी के साथ खड़े थे, हम भुट्टो साहब के साथ खड़े थे, हम बाशानी साहब के साथ खड़े थे, हम ऐसे मुर्शिद के साथ खड़े थे। तो ये एक ख्वाजा नाज़मुद्दीन वगैरह का तो दौर चला गया था, हुसैन शहीद सोहरावर्दी तो चले गए। तो इसलिए ये बातें मुझे कहने का हक़ है। जितना पाकिस्तान को मैं इसकी पूरी वाक़यात में, हालात के अंदर बचपन से ही मुझे बड़ी बड़ी क़यादतों के साथ बैठने का मौका मिला, समझा मैंने। नूरुल अमीन का कोई नाम आप ले लें, तो इसलिए मैं उसी मौके पे कहूँ कि ये जो फ़ौजी हैं
ख़ास तौर पे बाजवा साहब, इन्होंने बड़ी गंदी गंदी गेम की है, बड़ी गंदी, इतनी गंदी तो पिछड़ों की समझ में भी नहीं आती थी। तो इससे का नतीजा भी बहुत गंदा निकलेगा। मैं उनको कहता हूँ कि आप इस्तीफ़ा दे दें, आपको फौरी तौर से फारिग करें अपने आप को। तुम मुसल्लत हो के क्यों बैठे हुए हो? किस आइन ने आपको इजाज़त दी थी? आप चीफ बन के बैठे हुए हैं। ये बातें अगर करते हैं, यही परवेज़ मुशर्रफ को करते थे हम, यही हम ज़ियाउल साहब को भी मैंने खड़े होके कहा कि आपका गिरबान होगा, मेरा हाथ होगा अगर ये इलेक्शन गिवन टाइम के अंदर आपने नहीं कराए। फिर जनरल मुशर्रफ, जनरल ज़ियाउल हक ने भी टिका के मुझे घरों में इधर उधर खज्जर ख्वार किया, मेरे फैमिली वालों को थानों पे यहाँ पकड़ के उनको जेलों में डाला गया। लेकिन मैंने जो मौक़िफ़ था, मैंने वो बात करता था। कहा बात ये कड़वी लगती है उस वक्त, लेकिन बात का वक्त कहते हैं कि वो बात तो उसने कह दी थी। अब ये जो हम कौम को तमाशा दिखा रहे हैं, कौम को तो शायद कौम बेचारी होगी भी नहीं। जो आप तरीके अख्तियार करें, पाकिस्तानी कौम को आप इसको पूरी तरह डिसरिस्पेक्ट कर चुके हैं, इसके आपने टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं। इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं, ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नहीं होती, मैं चीख रहा होता हूँ, सच बता रहा हूँ कि ये हुआ था, उसका नतीजा ये हुआ था। और आप कोई कौम का आदमी बताए कि मैंने हर मौके पर अपनी कौम को ख़बरदार ना किया हो। ये इंतखाबात मौजूदा जो कराएंगे, ये उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। इमरान खान को सीटें देंगे। मैं कहता था, मैंने 3 दिन पहले कहा, आज एक वो हबीब अकरम है दुनिया का, मैं बरखुरदार भी है, मेरा कोई रब्ता भी नहीं हुआ, उसने लिखा यही है कि तहरीक इंसाफ को 1913 वाली नशिस्तें दी जाएंगी। बाकियों को भी वो तो भूल गया, उसने तहरीक लबैक का जिक्र नहीं किया। उनको सीटें पीपल्स पार्टी के बराबर देंगे। और जो मुस्लिम लीग नून है, उसकी अगर 200-225 सीटें होंगी तो उसको कम करके 110-15 तक ले आएंगे। फिर वो उनको काबू भी करेंगे कि हमारा ये रेड हमारा दायरा लगा हुआ है, इनको टिकट नहीं दोगे। ये पिछली दफ़ा हुआ है, मेरे साथ हुआ है। तो वो रेड लकीर लगा देते हैं कि इनको तो टिकट भी नहीं दोगे। ये अगले दौर में हमारे कैंडिडेट भी वो फैसला करेंगे। ये मैंने खदशात का जिक्र किया है। मैं आपको एक बात बताता हूँ। मैं पिछले जो 18 वाला इलेक्शन है, ये अभी वाला, इसमें मेरा बिला मुकाबला पूरे पाकिस्तान में मैं मुंतखब हो गया था। आप कान उठा के सुने मेरी बात को। मैं बिला मुकाबला मुंतखब हो गया क्योंकि यूसुफ साहब की उनकी बेगम साहबा का 30 करोड़ का वो नादहिंदा थी। इब्राहिम साहब का भी 3-4 करोड़ का निकल आया। जावेद अली शाह साहब का भी निकल आया। तो वो रिटर्निंग ऑफिसर बड़ा सख्त था, उन्होंने कहा कि मैं रिजेक्ट करता हूँ, सिर्फ मेरे कागजात रह गए। तो फिर इस दौरान उसको फ़ोन आया कि ये तुम पोस्टपोन करो अपने फैसले को। वो 7, 8, 12 बजे तक हम वहाँ बैठे रहे। जो उसको फिर हिदायत दी गई कि हम तो इसी को निकालना चाहते हैं और तुम कहते हो वो बिला मुकाबला MNA हो गया है। मैं ये बात मैं ऐसे हवाई नहीं कह रहा, आपको पता भी नहीं होगा कि मैं क्या क्या चीज़ें फेस करके आया हूँ। तो ये आप आइंदा यही करेंगे पूरी कौम के साथ। मैं वो बात करता हूँ जो मेरे ऊपर गुजर गई है। इस वजह से मैं कहता हूँ कि आने वाले इलेक्शन को अभी से वो मैनेज कर रहे हैं। इमरान खान ने उनके बेतहा मायूस किया है। उसको सीटें 37 के बजाय 48 दे देंगे। तो इस तरीके से
मुस्लिम लीग की घटाएंगे। जो आज मकबूलियत है मियाँ नवाज शरीफ साहब की, उसके हिसाब से तो कोई आगे खड़ा ही नहीं होता। कराची भी उसके साथ है, बलूचिस्तान भी उसके साथ है, खैबर पख्तूनख्वा भी उसके साथ है, पंजाब भी उसके साथ है। अब इतनी बड़ी वोट को वो इज़्ज़त दें तो इसका मतलब है वो सब कुछ छोड़ जाएं। इसलिए वो उसकी इज़्ज़त की बजाय बेइज्जती के प्रोग्राम बना चुके हैं। मैं कबल वक्त बता रहा हूँ, ये पहले भी मैंने बताया था कि इमरान खान को इस तरीके से ला रहे हैं, और वो उसने मुझे इशारा किया कि उनका हुक्म है, और सुप्रीम कोर्ट साथ होता है उनका। पूरी दुनिया के जो जज होते हैं, और ये तो उनके लाए हुए जज हैं। एक एक जज को उसकी तरक्की में, आगे बढ़ने में, चीफ जस्टिस बनने के अंदर हाथ होता है। हमारे दोस्तों का, आईएसआई का, फौजियों का, जनरलों का, तो वो इस में से कहते हैं हम पाकिस्तान को बचा रहे हैं। नहीं, वो अपनी लूट मार को बचाते हैं। उनसे कोई पूछ नहीं सकता। मैं पूछने की बात करता हूँ तो आप कहते हैं कि ये मुस्लिम लीग का मौका है। भाई मुस्लिम लीग ने मुझे कोई, मैं उनकी पॉलिसी साथ अदारों में जब बुलाते हैं मैं चला जाता हूँ, ना बुलाएं मैं खुश हूँ। मैं अपनी मुस्लिम लीग के हवालों से उन पर खुश हूँ। मुझे टिकट दे देंगे खुश हूँ, ना देंगे फिर भी खुश हूँ। मुझे कोई ऐसा अजाब नहीं आया हुआ इस मुल्क ने जिसने मुझे 12 दफ़ा MNA बनाया है, 4 हल्कों से बनाया है। तो अब एक दफ़ा मैं नहीं हूँगा तो क्या कोई अजाब आ जाएगा। लेकिन मेरा होना, ये पार्टी को सोचना चाहिए कि इस आदमी का होना ज़रूरी है। तो इस वजह से मैं फिर ये वजाहत के साथ कह रहा हूँ कि ये मैं कहता रहूँगा, मैं फ़ौजियों को सियासतदान नहीं समझता। जो सियासत में फ़ौजी आता है जनरल, वो बिल्कुल थर्ड क्लास सियासतदान होता है। ये बाजपेयी की आप हालत देखें। भाई तुम जब ये इसकी एक्सटेंशन का मसला था, ये काबीना के अंदर आके बैठ गया था, जूता उतार के। तहरीक इंसाफ वालों को दो मुझे तोसी। तो ये इनकी हालत है। अपनी तनख्वाह के लिए ये पूरे पाकिस्तान की हड्डियाँ निचोड़ना चाहते हैं ये फौजी हज़रात। इनको अपने अंदर अपने मकाम पे रखना पड़ेगा। उसके लिए अगर वो पकड़ना चाहते हो तो मैं हाजिर हूँ। मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, मुझे अभी पकड़ के ले जाएं। मैं जेल जाने के लिए तैयार हूँ, मैं गोली खाने के लिए तैयार हूँ। देखिए मेरा एक एक सांस जो है ये मेरी कौम का मकरूज़ है। मुझे ये मकाम मिला हुआ है, ये यहाँ तक ले के आए हैं, मेरी हैसियत बनाई है। तो मैं उनके लिए क्यों ना बोलूं, उनकी आंखें खोलने की बातें क्यों ना करूं। मैं करूंगा। और मैं जो फौजी हैं बेचारे, वो भी मेरे बच्चे हैं। वो जो जाने दे रहे हैं इनकी गलत पॉलिसियों की वजह से। 4 जंगें पाकिस्तान ने लड़ी हैं, फिर कहते हैं जी हिंदुस्तान की बात करते हो। मेरा तो एनिमी नंबर 1 है। आपने 4 जंगें तुमने शुरू की, आपके जनरल ने किताबें लिखी हैं। आपने 4 जंगें शुरू की और 4 के अंदर आपको मार पड़ी। कौम ने फिर भी कहा नहीं हमारे बच्चे हैं। आपका मुंह उठा के फिर वापस आ गए। हमने कहा जिंदाबाद हमारे बच्चे हैं, हमने आपको सल्यूट किया। अब अंदरूनी सियासत मुल्क की बेड़ा गर्क करके रख दिया आपने। हम लड़ते, हारते, जीतते तो उसमें एक दूसरे के क्या वज़न भी पता होता, तो हम एक दूसरे को बर्दाश्त भी करते। आप तो ऊपर से मुसल्लत करते हैं। देखिए मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ, ये मैंने आपको 64 के इलेक्शन का बता दिया है। मोहतरमा फातिमा जना को हराया गया, कराची के अंदर आगे लगी। 70 का इलेक्शन का हाल मैंने आपको बता दिया है। जिंदा उनके बेटे बैठे हुए हैं, वो उनसे पूछ लें जो याह्या खान ने कि जमातों के साथ किस किस से बातें की। मैं तो खुद भी मिला हूँ जनरल उमर साहब से भी। तो ये बातें ये हैं कि एक ही चल रहा है बयानिया फौज का कि हम मालिक हैं, हम हाकिम हैं,
हम ज़्यादा सोचते हैं। अब और पूरी कौम जो है वो गूफ है, वो बेवकूफ़ है, मारे खाते हैं, मार जाते हैं। भुट्टो के साथ क्या हुआ? कत्ल हुआ, जान दी, फांसी पे चढ़ाया गया। बेनज़ीर के साथ क्या हुआ है? नवाज शरीफ के साथ क्या हुआ है? शहबाज शरीफ के साथ क्या हुआ है? हमजा शरीफ के साथ क्या हुआ है? मरियम के साथ क्या हुआ है? उनके वालिदैन, माँ और बाप के साथ क्या हुआ है? ये चीज़ें जो सियासतदान उनसे एग्री नहीं करता उसको तो मारते हैं, निकालते हैं। तो मुझे बेशक मारें, मैं तो बड़ी आसान सी चीज़ हूँ। ना मेरा यहाँ घर पे कोई पहरेदार है, ना सड़क पे पहरेदार है। मुझे धमकियाँ देते रहे हैं, अब वो धमकियाँ नहीं देते तो मैं कहूँगा आज भी दी है कोई धमकी? नहीं दी। लेकिन मैं अपनी बात करूँगा। ये मेरी पार्टी ना रोकती है और ना ही उन्हें मुझे रोकना चाहिए, क्योंकि मैं अपने मौक़िफ़ के ऊपर डटा हुआ था। मियाँ नवाज शरीफ ने कहा कि मैं भी आपके मौक़िफ़ पर इंशाअल्लाह ये जंग लड़ूंगा, और उन्होंने लड़ के दिखा दी। मैंने कहा मियाँ साहब आप बीमार हैं, वो तो नहीं जानते, मुझे पता है कि आपको कितनी बीमारियां हैं, 60-70 बीमारियां हैं आपको। उन्होंने कहा मैं इसके बावजूद लड़ूंगा। मैंने कहा मियाँ साहब आगे गर्मियाँ आ रही हैं, उन्होंने कहा मैं जेल भी जाऊंगा। और लोग बातें करते हैं, मैं कहता हूँ वो वहाँ पे जाके हमारे ऊपर एहसान किया लंदन में जाके, वहाँ या तो जंग छोड़ देते या जिद्दोजहद का अमल छोड़ देते, वो उससे पहले से बढ़कर वो लड़ते हैं। एक कहना जी वो बाहर चले गए, वही लीडरों ने अपनी शक्लें बदल बदल के, कपड़े बदल बदल के जालिमों के हाथ से निकले हैं, और जो बाहर जाके उन्होंने अपने वतन के लोगों की आज़ादी की जंगें लड़ी हैं। वही मियाँ नवाज शरीफ कर रहा है। तो ये बातें करना आसान नहीं है। मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आप देखें, मैं अगले 2-3 इलेक्शन जो है 85 का ज़ियाउल हक ने कहा पार्टी लेस होगा। उसका मतलब ये था कि सारे चुप करके बैठ जाएंगे और वो पीपल पार्टी बेचारी ख़त्म होगी। उसके अंदर उनके लोग आए नहीं, उन्होंने बाइकाट कर दिया था। इसलिए आज तक वो उसका गिला भी करते हैं। बात भी सही है कि शेख रशीद की कहाँ और कहाँ सैयद असगर अली शाह, तो ये बन क्या गई लीडरशिप, ये ज़ियाउल हक की वजह से हुआ। तो इसलिए ये सूरत हाल 85 में बहुत धांधली का इलेक्शन था। हमारे हलकों में धांधली नहीं थी, लेकिन जब आपने पार्टियों को सबको बंद कर दिया तो फिर वो पार्टी तो ज़ियाउल हक की बन गई। मुझे बुलाया कि आप भी शामिल हो मुल्तान में। मैंने कहा ज़ियाउल हक साहब मैं माजरत चाहता हूँ, आपका काम ये नहीं है, अब बस करें, आगे मुल्क को तोड़ने की तरफ ना ले जाए। उन्होंने किया। फिर 88 में उन्होंने एमक्यूएम खड़ी की, दूसरी 4 चीज़ें खड़ी की। वो इलेक्शन जब आ गए, जीत गई, बेनज़ीर साहबा को वज़ीर आज़म बनाया, वो इलेक्शन भी उड़ गए। 1.5 साल में उसको उड़ा दिया। हम तो चलो खुश थे, हम तो उसके अपोजिशन थे, लेकिन उस बेचारी को जिसने अपने बाप का इंतकाम जमहूरियत के लिए ले लिया था, मैं तो उसको आज भी सलूट पे पेश करना चाहता हूँ। उसको मैं बिल्कुल उसको एक जिंदा शहीद समझता हूँ। उसने एक जंग लड़ी और किसी के सामने अपने आप को सर नहीं झुकाया उसे, फिर वो सर काट दिया उन्होंने। ज़ियाउल हक या परवेज़ मुशर्रफ फैसले कर रहा है, आप ना आए, आप मारी जाएंगी, आप ये करेंगी। भाई तुम हो कौन? ये सारे जो हैं अभी जिंदा हैं, पाकिस्तान में नहीं आते, बाहर बैठे हुए हैं। हालांकि यहाँ भी हुकूमत उनकी है, बिलवास्ता तौर पे उन्हीं की हुकूमत है। तो इसलिए मैं कंप्रोमाइज़ इस बात पे कर नहीं सकता। मैं इस मौक़िफ़ पे के पीछे चलता रहूँगा। ये नवाज शरीफ का बयानिया है, ये मैं बल्कि नवाज शरीफ साहब ने मेरे उस छोटे बयानिया को एक बहुत बड़ा एक तक़वियत बख्शी। जब वो बोलते थे जो जिद्दोजहद कर रहे थे, मैं खुश हुआ। मेरी जान क्या 1000 जान भी जो है ऐसी जिद्दोजहद करने वाले आम कारकुन के
के लिए भी मैं कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ। तो इसलिए हमें 85 में इन्होंने ये किया, 88 में नहीं ये क्या। अच्छा, 90 का इलेक्शन IGI ने करवाया और ISI ने कराया। हमीद गुल भी ये बता चुके हैं। हमें इन्होंने, जो हम IGI के कैंडिडेट थे, 15-15 लाख हमें डेवलपमेंट के लिए दे दिया कि तुम जाके अनाउंस करोगे, टेंडर होने की ज़रूरत नहीं है, दूसरे दिन ईंटें डाल देंगे और वोट आपको वो दे देंगे। अब ये वहाँ पे पीपल पार्टी का क्या हशर होना था। हम IJI वाले उनकी सरपरस्ती में ही इलेक्शन लड़ रहे थे। यहाँ हमने धांधली नहीं की, लेकिन फ़ज़ा जो बनाई गई थी, जो ज़्यादा प्यारे थे, 88 में वो अपने सूबाई असम्बलियाँ हार गए, मगर वज़ीर बने बैठे थे, वो भी पंजाब में। ये हुकूमतें उनको दे दी गई, उनको हुकूमतें मिल गई जो जिसके नीचे हम इलेक्शन लड़ रहे थे। ये 93 का था। फिर नवाज शरीफ साहब ने फिर स्टैंड लिया, तो उन्होंने कहा अच्छा तुम्हें दिखा देते हैं। मोहतरमा बेनज़ीर को बुलाया कि आप आएँ, हम आपको हुकूमत बनवा के देंगे। वो आ गए। अब देखिए सियासतदान कहाँ कहाँ जाएंगे। एक तरफ तो जेल है, एक तरफ तो खोज उसका ख़ानदान को रुला दिया, दूसरी तरफ एक तरफ हमारी सियासत में उनको कुर्सी मिल रही है, वो वज़ीर आज़म बन रहे हैं। ये इस तरीके से इन्होंने अपने शिकंजे से किसी इलेक्शन को निकलने नहीं दिया। फिर 96-97 के वही इलेक्शन आए, जिसमें मुझसे ISI वालों ने पूछा कि कितनी सीटें मिलेंगी पीपल पार्टी को। मैंने कहा एक भी नहीं मिलेगी, आप दिलाएंगे नहीं तो उसको कैसे मिलेगी, हम ही जीतेंगे। और वो कहने लगे फिर 2/3 मेजॉरिटी आएगी। मैंने कहा आ जाएगी। तो उन्होंने कहा फिर कितना अरसा हुकूमत रहेगी। मैंने कहा अगर तुमने ना चाहा तो 6 महीने के अंदर मियाँ नवाज शरीफ की हुकूमत की हवा निकाल देंगे आप। 6 महीने के अंदर इन्होंने सजाद अली शाह को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को, नवाज शरीफ को उसने पकड़ लिया। इधर आओ भाई, जवाब दो, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। वो क्या करते, किसको कहते? ये मैं कह रहा हूँ जो इन मराहिल से गुजरा हूँ। 2002 वाले इलेक्शन किसके थे? काफ लीग वो उतनी अब कहाँ रह गई है। यही हाल जो अभी इमरान खान का होता है, वो उससे भी बेचारी नीचे चलेगी। अपने घर की 3-4 सीटों के लिए ऊपर नीचे। मेरे नज़दीक बड़े कदावर लोग थे, बड़े कदावर बाप के बेटे थे। मैं चौधरी ज़हूरुल्लाह शहीद को आज भी शहीद कहता हूँ। लेकिन ये वो बेचारे हटते गए। फिर हम लोग जीत के आए, 2008 वाले में आ गए। उसके अंदर भी इनकी मदाखलत रही है। हालात मजबूरी कर देते थे। अगर बेनज़ीर को हटाया फारूक लगारी ने, तो कौन हटा रहा था? यही हटा रहे थे। फिर जब बेनज़ीर को हटा दिया गया तो कौन बनता? मियाँ नवाज शरीफ नहीं बनना था। तो ये इन्होंने किसी भी हुकूमत को अपनी मर्ज़ी से बनवाते और फिर वो सोच को कहते हमारी मर्ज़ी के मुताबिक चलो। ये बेचारा जो इमरान खान, सच्ची बात है, मुझे उससे कभी हमदर्दी है, थी भी, अब भी है वो। लेकिन वो मेरी नज़र में बहुत काया निकला है, बहुत काया। वो चक्कर दिए हैं उसने फ़ौज को, लेकिन अब फ़ौज ने उसको दबा लिया है। वो आप उसके बयानात पढ़े, वो भी अजीब गरीब होंगे। लोग पूछते हैं भाई तुम तरीन के साथ क्या कर रहे हो? वो बात और तरफ घुमा के ले जाता है। वो कहते हैं तुम्हारे वज़ीर कैसे हैं? फ़ोन बंद कर देता है। भाई जब तुम सुनने के लिए बैठे हो, फ़ोन तो बंद न करो। तो ये इस का बेचारा है नहीं, इसको उसी कानून तक इसकी रोटियां पकती रहेंगी। तो ये मैं अर्ज़ कर रहा था कि आज के दौर में मैं वही तस्वीर देखता हूँ कि ये इंतखाबात पहले कराना चाहते थे पहले, लेकिन वो बात नहीं चल सकी। इमरान खान जो है वो भी एक लिहाज से
वहाँ तक नहीं जा सका। और सबसे बड़ी बात बताऊँ, मुझे पता नहीं है, मैं अंदरूनी बात नहीं चाहता, लेकिन तमाम अखबारात लिख रहे हैं कि मियाँ नवाज शरीफ नीचे नहीं आना चाहता। तो अभी जब तक ये खबरें आ रही हैं तो हम नीचे आ जाएं? नहीं, मैं तमाम नौजवानों को भी कहता हूँ, हमने वोट की इज़्ज़त के लिए जंग लड़नी है और जीतनी है। मुस्लिम लीग की तमाम क़यादतों का मैं उनके अहकामात मानने को तैयार हूँ, उनके साथ चलने के लिए मैं एक साइड पे आके बैठा हूँ, लेकिन मैं चलता रहूँगा। लेकिन मैं एक बात कहूँगा कि ये फैसले का अख्तियार जो है मैं पाकिस्तान की फ़ौज को नहीं देना चाहता, क्योंकि मैं उस फ़ौज को भी बचाना चाहता हूँ। ये उस फ़ौज को भी मरवा के ये फिर निकल जाएंगे, इनको परवाह भी नहीं होती। मैं अपनी फ़ौज को भी बचाना चाहता हूँ, अपनी कौम को भी बचाना चाहता हूँ, अपनी सियासी जमातों को भी बचाना चाहता हूँ। वो जंग मैं लड़ रहा हूँ और इंशाअल्लाह वो जारी रखूँगा। मैं पीछे हट के नहीं देखूँगा, खा मेरी एक सांस भी बाकी हो, एक सांस भी बाकी हो। मेरा जहाज यही है, मुझे पता है, मुझे अल्लाह ताला इसी में ही सुरखरू करेगा। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।